आवाज आ रही है शब्बीर? लिटरेचर की बुक का चैप्टर नंबर 7 निकालिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम यार गुड। सप्लीमेंट्री में जो चैप्टर पढ़ाए थे वो पूरा नहीं हुआ था। पूरा नहीं हुआ तो कौन सा था? मैम 3 सितंबर वाला ये मैम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना था हम लोग को। जब पिछली बार क्लास चली थी तो आपने क्लास में ज्वाइन किया था? यस मैम। तो आपको कैसे पता नहीं है कि पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे? आधी क्लास चलते चलते आप चले गए थे कहीं? हाँ, अरे नहीं मैम, पूरी क्लास आपने अटेंड की थी? पिछले हफ्ते वाले में मैम नहीं थे। बताइए। पिछली क्लास में आप थे, लेकिन आपने आधी क्लास छोड़ दी थी, पूरी क्लास आपने नहीं की थी। और अगर नहीं करते हो पूरी क्लास तो ये तो देखा करो कि जो आपका चैनल है स्कूल का, वहां जाकर जो छूट गया है वो वीडियो देख लें। लेकिन वो भी आपको नहीं करना है। आप बोल रहे हैं हमें कि हमने पूरा कंप्लीट नहीं कराया था। आप एक बार अपने चैनल पर जाकर देखिएगा, स्कूल वाले हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आपने 20 क्लास जो थी वो छोड़ दी थी। याद आया? याद आ गया बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, अ विजिट टू कैम्ब्रिज लिटरेचर की बुक का स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, एक जगह है जहाँ जिस जगह पर कोई एक यूनिवर्सिटी, इसका नाम कैम्ब्रिज था, वहां की बात हो रही है। विजिट, वहां के विजिट के बारे में बात हो रही है। देखते हैं क्या है। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड and it was strange and that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking here there। तो कैम्ब्रिज जो था, जो ये जो लिख रहे हैं राइटर, उनके लिए सिर्फ एक इंग्लैंड की कोई जगह थी, इंग्लैंड था, लेकिन ये इनके लिए कुछ नया बन गया, कुछ स्पेशल बन गया। क्यों बन गया, कैसे बन गया? क्योंकि वहीं पर इनकी मुलाकात महान जो फिजिसिस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट, उनसे हुई। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university। तो उनको उनको पता नहीं था कि वो उनसे मिल पाएंगे, स्टीफन हॉकिंग से, लेकिन एक गाइड था उनके साथ जो उनके साथ चल रहा था। उन्होंने उसको बताया, राइटर को, कि बेचारे जो साइंटिस्ट हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड हो चुके हैं, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में न्यूटन, जो महान साइंटिस्ट न्यूटन है, उनकी जो मतलब उनका जो जगह या चेयर कह लो या पद कह लो, वो उनको दिया गया है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here। तो उनको, जो राइटर हैं जिन्होंने जो ये बता रहे, वो बिल्कुल भूल गए थे। उनको याद ही नहीं था कि जो महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जो महान ऑथर हैं किस बुक के, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक के जो महान ऑथर है, जो बुक बेस्ट सेलर रही थी, वो यही रहते हैं। When the walking tour was done, जब वो जो पैदल जो चल रहे थे, हम लोग घूम रहे थे, वो खत्म हुआ, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house। तो
जैसे ही वॉकिंग टूर खत्म हुआ, मैं तुरंत एकदम तेजी से भागा, किसकी तरफ? रश्ड यानी कि तेजी से भागना, बूथ की तरफ, टेलीफोन बूथ की तरफ। किस लिए भागा? ताकि स्टीफन हॉकिंग की अपॉइंटमेंट मिल जाए मुझे। There was his assistant on the line, and I told him I had come to a wheelchair from India. तो उनका कोई असिस्टेंट था जिन्होंने फोन उठाया स्टीफन हॉकिंग के घर से। तो जो राइटर उन्होंने क्या बोला कि मैं एक व्हील चेयर पर पूरे इंडिया से यहाँ पर आया हूँ, हाँ, भ्रमण करके। Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. तो उसको जो असिस्टेंट था उसको लगा था कि वो अपने ट्रैवल के बारे में कुछ बताने के लिए, कुछ लिखने के लिए फोन कर रहा है। I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said. From 3:30 to 4. उन्होंने जब ये राइटर ने उससे अपॉइंटमेंट मांगा तो उसने, जो उनका असिस्टेंट था, उसने कहा कि ठीक है, 4:03 या फिर 30 to 4 तक आ जाना। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। और तभी जब मुझे पता चला कि मुझे महान स्टीफन हॉकिंग से मिलने का मौका मिल गया है, तो मुझे अंदर से थोड़ी सी वीकनेस लगने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप with people asking you to be brave as if you have a courage account to which you are too lazy to draw a check. तो अब राइटर स्टीफन हॉकिंग की सिचुएशन सोचकर घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, सोच में पड़े, दुखी हैं कि कितना बुरा लगता होगा कि कोई व्यक्ति है जो बड़ा हो रहा है, किसके साथ? एक फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ, और दिन प्रतिदिन जो उनका बॉडी है वो कोई ना कोई डिसेबिलिटी लाता जा रहा है और काम करना बंद करता जा रहा है। क्योंकि जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो पूरी तरह से कंप्लीटली पैरालाइज थे। उनकी सिर्फ एक फिंगर काम करती थी जिसके थ्रू वो बातचीत करते थे, एक रोबोट के थ्रू। तो the only thing that makes you stronger is seeing somebody likes you achieving something huge. तो लेकिन सिर्फ एक ही चीज जो थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति को जो पूरी तरह से फिजिकली डिसेबल्ड है उसको मोटिवेट कर सकती थी या करती थी, वो क्या था कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपको देखकर मोटिवेटेड हो रहा है या आपको देखकर खुश है या कुछ अचीव कर रहा है। Then you know how much it's possible and you reach out further than you ever thought you could. I haven't been brave, मैं इतना brave नहीं था, said his disembodied computer voice. The next afternoon I had no choice. Surely I haven't been brave, said his disembodied computer voice. अब उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं था, मैं ब्रेव नहीं था। ये किसने कहा? एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस ने कहा, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग पूरी तरह से फिजिकली डिसेबल थे। वो एक रोबोट के थ्रू या कंप्यूटर कोई वॉइस थी जो उनके यहाँ पर फिट थी, उससे वो अपनी फिंगर से उससे बात करते थे। तो आई हैड नो चॉइस, उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा ब्रेव मतलब ये काम करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. तो उनको कई सारी चीजें पूछनी थी राइटर को स्टीफन हॉकिंग से कि क्या आपको कैसा लगता है इस तरह की बॉडी के साथ इतने दिन तक जीकर, जो पूरी तरह से काम नहीं करती, लेकिन फिर भी आपका माइंड इतना एक्टिव है कि आप उसके थ्रू जी रहे हैं और इन्वेंशंस करने, साइंस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राइटर को जो लिख रहे हैं उनको ये बड़ा गिल्टी फील हुआ कि मैं बार बार स्टीफन हॉकिंग को फोर्स करूं, परेशान करूं कि वो मुझे जवाब दे। There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. और वो क्या करते थे, जब उनसे क्वेश्चन कर रहे थे राइटर, तो बार बार स्टीफन हॉकिंग अपनी एक फिंगर को टैप कर रहे थे वो वर्ड ढूंढने के लिए जिससे उनको जवाब देना था राइटर को, क्योंकि उनका कुछ भी कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता था सिर्फ एक फिंगर के अलावा। His long pale fingers, उनकी लंबी उंगलियां, every so often his eyes would shut in frustrated
एग्जॉस्शन यानी कि बहुत बुरी तरह से थका हुआ होना। तो वो एक फिंगर सिर्फ वो हिलाते थे अपनी बात कहने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी पूरी बॉडी एकदम थकी हुई लगती थी और हर एक बात, हर एक मूवमेंट के साथ फिंगर के वो अपनी आंख ऐसे झपकाते थे, ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं। And sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts. Buoyant with thoughts यानी कि बहुत ही एक्टिव माइंड, इतना डिसेबल्ड बॉडी के साथ भी इतना एक्टिव माइंड लेकर वो मेरे सामने बैठे थे, तो मुझे वो फील हो रहा था, उनकी माइंड की एक्टिवनेस मुझे भी फील हो रही थी। With thoughts that come out in frozen phrases, the sentences stiff as corpus. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. Chronically unhappy, chronically का मतलब होता है कि सबके माइंड में ये होता है कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा। मतलब सबको लगता है कि अगर कोई इतना फिजिकली डिसेबल है, किसी का पैर काम नहीं करता, हाथ का नहीं करता, तो वो अपने जीवन से बड़ा दुखी रहता होगा, बहुत उदास रहता होगा। I said, मैंने कहा, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? तो स्टीफन हॉकिंग का ये मानना नहीं था। तो राइटर ने पूछा कि क्या तुम अंदर से हंसते हो? About 3 minutes later he responded. 3 मिनट बाद उन्होंने, स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया। तो राइटर ने पूछा कि क्या आप भी खुश होते हैं अंदर से? क्योंकि लोगों का तो यही मानना है कि जब इतना बुरी तरह से डिसेबल्ड बॉडी है तो पक्का बहुत दुखी रहता होगा व्यक्ति। तो स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा? I find it amusing when people patronize me. And do you find it anything when someone like me comes and disturbs you in your work? हाँ, and do you हाँ, about 3 minutes later उन्होंने 3 मिनट बाद जवाब दिया, I find it amusing when people patronize me. मुझे बड़ा बुरा लगता है जब लोग मेरे ऊपर दया खाते हैं। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? तो उन्होंने पूछा कि जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इतना आपका माइंड काम करता रहता है हर वक्त साइंस के लिए, तो कहीं आपको बुरा तो नहीं लगता, डिस्टर्ब तो नहीं फील करते हैं आप? तो द आंसर फ्लैश्ड यस, उन्होंने कहा हाँ मुझे डिस्टर्बेंस होती है। देन ही स्माइल his one way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. और ये बात कहने के बाद उन्होंने हल्की सी अपनी स्माइल दी, जो वो ऐसी स्माइल थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कोई सबसे खूबसूरत चीज है, अगर कोई सबसे खूबसूरत स्माइल है तो वो यही है। फिर a first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph. अगर कोई उनको पहली बार देखेगा, स्टीफन हॉकिंग को पहली बार मिलेगा, तो वो बड़ा शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम स्टिल है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते अपने आप, उनकी कोई भी बॉडी, एक फिंगर के अलावा उनका कोई भी बॉडी पार्ट काम ही नहीं करता। As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned 3-dimensional. और लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी जो, मैंने आज तक उनकी जो पिक्चर्स देखी थी मैगजीन्स में या कहीं पर भी न्यूज़पेपर में, वो 3-डायमेंशनल हो गई, यानी कि 3D हो गई है बस। वो है फोटोग्राफ ही है, लेकिन वो 3D फोटोग्राफ है, मतलब कुछ भी उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। Then you see the head twist sideways into a slump. It torso shrunk. Torso यानी कि जो गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है, shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs, and you look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. अब उनका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं राइटर की वो कैसे दिख रहे थे। उनका एक जो गर्दन था वो हल्का सा साइड में टेढ़ा था, और उनका जो बॉडी आगे नीचे का जो बॉडी था पूरा एक शर्ट के अंदर एकदम एकदम ढका हुआ था, एकदम स्थिर था। लेकिन उनकी जो आंखें थी वो बहुत ही कुछ एक्सप्रेसिव थी, कुछ कह रही थी, लेकिन वो
कुछ ऐसा कह रही थी जो बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. लेकिन आप अंदर से एकदम हिल जाओगे, एकदम आप कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कुछ देख रहे हो जो कि एकदम सोच के परे है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, लेकिन उसका माइंड इतना एक्टिव है कि जिसको इनको डॉक्टर ने कहा था कि आप 2 साल से ज्यादा जी नहीं सकोगे, जब इनको पता चला था कि इनकी बीमारी के बारे में। लेकिन इन्होंने 70 ईयर्स से ज्यादा की लाइफ जी ली, सिर्फ अपनी विल पावर के थ्रू। इनका मानना था कि इनका जो माइंड की शक्ति थी उसने इनको जिंदा रखा है। Before you, like a lantern whose walls are once so thin you glimpse only the light inside, is the incidences of a man. तो अब राइटर बता रहे हैं कि वो स्टीफन हॉकिंग सामने बैठे उनको ऐसे लग रहे थे जैसे कोई एक लालटेन रखी हुई है जो रोशनी देती है लोगों को। ऐसी लालटेन तो रोशनी ही देती है, तो ऐसी लालटेन जिसकी पूरी बॉडी जो है वो खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जल रही है, वो रोशनी दे रही है। The body almost irrelevant exists only like a case made of shadows, so that I no believer in internal souls know that this is what of each of us, everything else an accessory. उन्होंने कहा कि ये जो अंदर की जो शक्ति है, जो अंदर की हमारे अंदर की जो लाइट है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बाकी जो बाहरी खूबसूरती या जो चीजें हैं वो सब दिखावा है, वो सब बाहरी एक्स्ट्रा है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पूछा कि सबसे कोई अच्छी चीज भी होगी जो आपको लगता होगा कि ये सबसे ठीक ठाक है, जो इतना फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद भी कुछ सही है, वो क्या है? I don't think there is anything good about being disabled. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि फिजिकली डिसेबल्ड होना कुछ भी अच्छा होगा, इसमें कुछ भी कोई भी अच्छी बात होगी। I think I said to discover how much kindness there is in the world. तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये मानता हूं मैं कि अगर कोई डिसेबल है तो उसको ये पता चल जाता है कि दुनिया कितनी दयालु है, दुनिया उसके प्रति या लोगों के प्रति कितनी दयालु हो सकती है। I think yes, he said it was a disadvantage of his voice. Yes, he said it was a disadvantage of his voice sincere that it could convey no inflection. Inflection यानी कि कुछ बांट देना किसी चीज में या फिर उसके बारे में बताना। No shade और tone. उन्होंने कहा कि मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि मेरी जो कंप्यूटराइज्ड वॉइस आती है वो एक्सप्रेशन नहीं बताती है, वो मेरे अंदर जो रियल जो इमोशन है वो नहीं बताती है। And I could not tell how enthusiastically he agreed with me. और मुझे तब बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कितना खुश था कि उन्होंने अग्री किया मुझसे। Every time I shifted my chair or turned my wrist watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. बार बार मैं अपनी चेयर को पीछे खिसका रहा था, हटा रहा था, और मैं बार बार टाइम देखा था रिस्ट वॉच में, और मैं ये इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपना एक भी मिनट वेस्ट ना कर दूं इनसे बातचीत करने के लिए जो मुझे दिया गया था। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. अब जो राइटर है उनकी खुद की बॉडी भी उन्होंने कहा कि कोई मैटर नहीं करती कि मैं कभी चलूं या मैं कभी खड़ा भी ना हो पाऊं। I told him how he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others. Did that thought help him? उन्होंने कहा कि मेरे जैसे लोगों के लिए जो चल नहीं सकते या कोई भी तरह से डिसेबल्ड है, स्टीफन हॉकिंग को कैसा लगता है जब इतने सारे लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं? No, he said. उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं सोचा। I thought how foolish I was to ask. उन्होंने राइटर ने कहा कि मैं कितना बुद्धू था जो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया। When your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still.
तो जब राइटर ने पूछा कि आपको कैसा लगता है जब लोग आपको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं, खुश होते हैं कि आप इतने डिसेबल्ड है, आप रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते, हमारे पास थोड़ी बहुत डिसेबिलिटीज है। तो स्टीफन हॉकिंग ने जब मना कर दिया कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को मुझसे इंस्पिरेशन क्या मिलती है, खुश होते हैं कि नहीं होते हैं, तो राइटर को लगा कि ये मैंने गलत क्वेश्चन कर दिया। क्यों लगा उनको? क्योंकि उन्होंने स्टीफन हॉकिंग की तरह रहकर सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो बॉडी है वो एक ऐसी दीवार, एक ऐसे कमरे की तरह है जो धीरे 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 उनको सफोकेट करती जा रही है, उनको खत्म करती जा रही है, बंद करती जा रही है अपने अपने अंदर। तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता होगा कि बाहर लोगों को कैसा फील हो रहा है, बाहर लोग खुश हैं या स्माइल, क्या मतलब है उनको, जब वो खुद ऐसी बॉडी के अंदर है जो उनको सफोकेट करती है हर पल। वो धीरे 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 डे बाय डे शॉर्ट होती जा रही है, एकदम सफोकेट होती जा रही है। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? तो राइटर ने पूछा क्या कोई ऐसी एडवाइस है जो आप किसी हैंडीकैप या किसी फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति को देना चाहते हैं जो उनकी लाइफ को और आसान कर दे? They should concentrate on what they are good at. I think things like disabled Olympics are a waste of time. उन्होंने कहा कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ऐसे लोग जो फिजिकली अशक्त हैं उनको ऐसा ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो उनके लिए सबसे बेस्ट हो। और उनको लगता है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड के लिए ओलंपिक्स होते हैं वो बड़े वेस्ट ऑफ टाइम, उनको नहीं पसंद वो। I know what you mean. I remembered the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed in one night. तो अब राइटर ने कहा मुझे समझ में आ गया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सब जो ओलंपिक्स होते हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए वो बेकार होते हैं, क्योंकि एक बार मैं भी जब छोटा था तो मैंने अपने से बड़ा गिटार लिया, स्पेनिश गिटार, उसको सीख रहा था मैं, और मैंने एक रात के अंदर पूरे जो उसके स्ट्रिंग्स थे वो खराब कर दिए। The half hour was up. आधा घंटा बीत चुका था। I think I have annoyed you enough. I said grinning. Thank you for. जैसे उनका टाइम खत्म हुआ वो खड़े होने लगे, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, थैंक यू, जो जितना आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। वो खड़े हो ही रहे थे। Stay awaited. Have some tea. I can show you the garden. तभी स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि रुक जाओ, थोड़ा सा चाय पी लो, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. अब उनका गार्डन जो था वो एक पार्क से भी बड़ा था, पार्क जितना बड़ा था, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा एक एक इंच गार्डन दिखाया और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनके रास्ते में ना आ जाऊं, मैं उनको आराम से जाने दे रहा था अपनी व्हील चेयर पर। फिर हाँ, वी कुडंट टॉक वेरी मच, हमने ज्यादा बातें तो नहीं की। द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन अ ग्लेयर। उनकी जो स्क्रीन थी जिस पर वो लिखते थे वो कम दिखाई दे रहा था क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत पड़ रही थी, बाहर थे ना वो लोग, तो उन्होंने थोड़ा बातचीत करना कम किया उस समय, वो चुप थे, इसीलिए कह रहे हैं कि सन मेड हिम साइलेंट। एंड आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव। अब 1 घंटा होने को आया था, हम जाने को तैयार थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं समझ आया था मैं क्या करूं। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उनको ना किस कर सकता था, यानी कि मैं उनको विश नहीं कर सकता था, ना ही तो मैं रो पा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके शोल्डर को टच किया एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और वहां से चला गया, निकल आया। I looked back and I knew he was waving. मैंने उनकी तरफ देखा और मुझे पता था कि वो वेव कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो कर पाते तो वो मुझे वेव कर रहे होते इस समय। Though he wasn't, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। Watching him, उनको देखना, उनको देख रहा था, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. जिनको इतने सालों से मैंने पढ़ा, जिनसे इंस्पिरेशन ली, जिनके लिए मैंने इतना कुछ सुना, पढ़ा, देखा, उनको आज मैं मिल रहा था और मुझे पता था कि मेरी जो तलाश थी, मेरी जो मीटिंग की चाह थी, आज वो एकदम खत्म हो चुकी है।
अब उनको पता था कि अब इनसे दोबारा मुलाकात होना एक तरह से इम्पॉसिबल है। और ये किसने लिखा है? फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, उनकी एक बुक है हेवन ऑन व्हील्स, उससे उन्होंने लिखा है। तो ये आपका चैप्टर यहीं से एंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8। चलो, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।